एकाएक अतीत की यादों के सितारे टूटकर मेरे सामने बिखर गए। मैं जब अतीत के पन्नों से बाहर निकल गया तो इधर उधर हैरानी से देखने लगा, जैसे किसी ने मुझे अचानक आसमान से जमीन पर पटक दिया हो। मैं अपने घर के बालकनी पर बैठा हुआ सुबह की चाय पीता हुआ आ रहा था। अचानक मेरी निगाह अखबार में छपी उस तस्वीर पे गई, जो अखबार में इसलिए छापी गई थी क्योंकि पुलिस को उस शख्स की तलाश थी। ओह संजय, मेरा बदन कांप उठा। ये क्या कर डाला तुमने? ऐसा घिनौना जुर्म! मैं देर तक अखबार में छपी अपनी सबसे खास दोस्त की तस्वीर को गौर से देखता रहा। लड़कियों समेत कई मुद्दों पर हम दोनों के विचार अलग अलग होते हुए भी हम हमेशा अच्छे दोस्त रहे हैं। अखबार की खबर की माने तो संजय पर उसकी ही बेटी के कत्ल का इल्जाम था, जिसके लिए पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। हालांकि उस पर लगा इल्जाम घिनौना था, परंतु न जाने क्यों मेरी अंतरात्मा अखबार की खबर को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। संजय खुली फिजाओं में घूमती लड़कियों का दीवाना जरूर था, मगर कुछ मामलों में वो फरिश्ता था। वो अपनी बेटी का कत्ल सिर्फ इसलिए कभी नहीं कर सकता कि पत्नी से तलाक हो जाने के बाद उसकी बेटी पंखुड़ी भी मां के साथ रहना चाहती है। खबर पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें अचानक भर आईं। दिमाग में एक साथ कई सवालों ने कोहराम मचा दिया। वो इस वक्त कहां होगा? किस हाल में होगा? न जाने कुछ खाया होगा या फिर भूखा ही खुद को संभालने की कोशिश कर रहा होगा। मेरी निगाहें देर तक अखबार में छपी उसकी तस्वीर पर टिकी रहीं। मैं उसे ढूंढूं भी तो कहां? शिवी, मैंने पुकारा। जी हां, शिवी, मेरी शिवी, मेरी धर्मपत्नी, एक खूबसूरत ग्रामीण बाला। उसे मैं इसी नाम से पुकारता था। हालांकि उसका असली नाम शिवानी था। शिवानी ने बेशक शहर की खुली फिजाओं के बीच अपना यौवन संभाला था, अपना, मगर वो अपनी सादगी और रिश्तों की कीमत कभी नहीं भुला पाई। जी आई। अंदर से आवाज गूंजी और अगले ही पल वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मुस्कुराते हुए बोली, आपने बुलाया मुझे? उसके खूबसूरत चेहरे से टपकती भीनी भीनी सी मुस्कुराहट का मैं दीवाना था। कोई और वक्त होता तो तेजी से उठाकर उसे अपनी बाहों में भर लेता। हाँ, मैंने कहा। मेरा स्वर गंभीर था। जरा फोन का रिसीवर उठा लाओगी? मुझे किसी से जरूरी बात करनी है। न कोई सवाल न कोई जवाब। वो अंदर की ओर लौट गई और अगले पल रिसीवर मेरे सामने था। हालांकि मेरे चेहरे को देखकर वो समझ गई थी कि मैं परेशान हूं और मुझे इस हाल में देखकर वो कई सवाल कर सकती थी, परंतु उसने नहीं किया। कुछ मामले में वो कतई जल्दबाजी नहीं करती थी। किस वक्त क्या कहना चाहिए और क्या पूछना चाहिए, इस पर जैसे उसे महारत हासिल हो। वो खामोश खड़ी मेरे चेहरे पर हो रही उथल पुथल को एक टक देखती रही। शिवी, एक और चाय मिलेगी क्या? मैंने पूछा। हाँ, लाती हूँ, उसने कहा और भीतर चली गई। मैंने उस दौरान कई चुनिंदा जगहों पर फोन किया जहां पर मैं संजय के होने की उम्मीद कर सकता था, मगर कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं मिली। मैं कुछ और जगहों के बारे में फिर सोचने लगा। आपकी चाय। शिवी ने चाय का कप मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा। मैंने चाय थाम ली। उसकी पार की नजरें एक बार फिर उछलकर मेरे चेहरे पर टिक गईं। आओ, बैठो, मैंने सोफे की ओर इशारा करते हुए कहा। मैं यहीं ठीक हूँ। वो भर्राई आवाज में बोली, अरे आओ तो। मैंने जोर दिया और मेरे बगल में आकर वो बैठ गई। मेरे उसके बीच कोई 1-2 फीट की दूरी रही होगी। मैं सरक कर उसके बिल्कुल नजदीक पहुंच गया। जानबूझकर की गई मेरी इस हरकत पर वो लजा गई। मैं शिवी को अखबार की उन पंक्तियों को दिखाते हुए बोला, देखो, ये जो कुछ लिखा है मेरे दोस्त के बारे में है। ये तस्वीर भी। अखबार पर छपी तस्वीर की ओर मैंने इशारा किया। उसने अखबार को मेरे हाथ से ले लिया। खबर पढ़ते वक्त उसने कई बार मेरी ओर देखा। ये वही संजय है ना, जो कॉलेज में आपके साथ थे? उसने हैरानी से मेरी ओर देखा। उसकी आंखें डबडबा गई थी। हाँ, मैंने धीरे से कहा। लेकिन इनका जुर्म ऐसे कैसे कर सकते हैं ये? उसने अखबार को मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा। नहीं शिवी, मैंने उसकी ओर देखा। इस अखबार में जो कुछ लिखा है वो सच नहीं हो सकता। वो मेरा दोस्त है। मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जान सकता। मेरी नजरें एक बार फिर उसकी तस्वीर पर जा टिकी। लेकिन शिवी, मैंने उसकी ओर देखा। मैं तुम्हारी आशंकाओं को समझ सकता हूं और यकीन मानो मैं उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहता। इसलिए मैं खुद इस मामले की हकीकत तक पहुंचना चाहता हूं। तो क्या करने की सोच रहे हैं आप? वो लगभग रुआंसी हो गई। सोच रहा हूं लखनऊ चला जाऊं। तुम क्या कहती हो? आज ही? अभी, इसी वक्त। मैं उठकर खड़ा हो गया। वो थोड़ी देर तक मेरी ओर देखती रही, फिर कुछ सोचकर बोली, मुझे लगता है आपको पहले फोन करके सही स्थिति का पता कर लेना चाहिए। शिवी, मैंने फोन किया था, किसी ने ठीक ठाक उत्तर नहीं दिया। मेरा दिल कह रहा है कि वो अब भी लखनऊ में ही कहीं होगा।
उसका घर तो नहीं पता, मगर उसके कुछ ठिकाने जरूर जानता हूं मैं। वो चुप हो गई। शिवी, मैंने अपनी बात जारी रखी। जिन लोगों से मेरी बात हुई, शायद उन्हें डर है कि मैं कहीं उनमें से तो नहीं हूं जो संजय को पकड़वाना चाहते हैं। आपने अपना परिचय दिया तो होगा? उसने पूछा। दिया तो था, पर शायद उन्हें मुझ पर फिर भी यकीन नहीं हुआ। फिर ऐसी बातों को फोन पर तर्क वितर्क भी तो नहीं किया जा सकता। मेरी बात के लिए उसकी खामोशी में निशब्द सहमति थी। मैं कपड़ा पहन ही रहा था कि वो भीतर चली गई। कुछ देर बाद लौटी तो उसके हाथ में अटैची थमी हुई थी। मेरी ओर थमाते हुए बोली, मैंने इसमें आपकी जरूरत की सारी वस्तुएं डाल दी हैं। ठीक है। कहते हुए मैंने अपने शुष्क होंठों को उसके होंठों में रख दिया। आज वो जरा भी नहीं लजाई। उसकी आंखें बरस पड़ी। हालांकि मेरे लिए यह नया अनुभव नहीं था। इसके लिए भी मैं घर से जितनी बार निकलता, वो बस यूं ही मूर्ति बनकर खड़ी हो जाया करती थी। मैं अपनी कांपती उंगलियों से उन मोतियों को समेटने का प्रयास करता हुआ घर से बाहर निकल गया। वहां पहुंचकर एक बार मुझे फोन कर दीजिएगा। उसने दूर से आवाज दी। ठीक है। मैं ठहरा नहीं। शाम ढलते ढलते मैं लखनऊ पहुंच गया। ये एक ऐसा शहर था जहां पर काफी लोगों से मेरी जान पहचान थी। फिर वहां मेरे बड़े भैया भी तो थे, जो सचिवालय में अफसर थे। मैं स्टेशन से बाहर आया। मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो चुका था। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो वहीं पास ही मुझे एक पीसीओ नजर आया। मैं उसकी तरफ बढ़ा। तुम थोड़ी देर वहीं ठहरो, मैं ड्राइवर को फोन करता हूं। तुम जल्दी ही तुम तक वो पहुंच जाएगा, फोन पर भैया ने कहा। मुझे इंतजार में वहीं रुकना था। मैं वहीं पास लगी एक पान की दुकान पर पहुंचा, सिगरेट सुलगाई और पीने लगा। तभी अचानक मेरे पीछे कुछ शोर सुनाई दिया तो मैंने घूमकर उधर देखा। एक व्यक्ति उस पीसीओ वाले से सिर्फ इस बात को लेकर बहस कर रहा था कि उसने लोकल डिस्टेंस पर सिर्फ एक ही कॉल किया है, तो उसके लिए उससे 2 कॉल्स के पैसे क्यों लिए जा रहे हैं। उसके सवाल पर पीसीओ वाला हर बार चिल्ला चिल्ला कर यही कह रहा था कि वो सबके साथ ही करता है। क्यों? इस सवाल पर थोड़ी देर चुप रहने के बाद पीसीओ वाले ने जरा सहम कर धीरे से बोला, मेरी मर्जी। कैसी मर्जी? वो व्यक्ति चिघाड़ पड़ा। जी मेरा फोन है इसलिए। देखिए तो साहब। अचानक वो व्यक्ति मेरी ओर मुड़ा। क्या जबरदस्ती है? अरे भाई, खुदा से कुछ तो डरो, कहीं वो तुम पर बेरहम ना हो जाए। वो अपने आखिरी अल्फाजों को कहते वक्त एक बार फिर पीसीओ वाले की ओर घूम गया। जबरदस्ती? जबरदस्ती कर रहा हूं मैं? कौन कहता मैं जबरदस्ती कर रहा हूं? पीसीओ वाला पूरी तरह झल्ला उठा। अगर आपको फोन नहीं करना तो मत करिए, मैं आपसे इसके लिए जबरदस्ती तो नहीं करता। मुझे उसकी बात कुछ हद तक वाजिब भी लगी। सही ही तो है, वो जबरदस्ती कहां करता है। हाँ, लोगों की मजबूरी जरूर है जिसका वो फायदा उठा रहा है। ऐसे ही थोड़े दुनिया हमें अविश्वास की नजर से देखती है। कुछ पलों बाद अचानक मुझे याद आया कि उसने मेरे साथ भी तो ऐसा ही किया होगा। ये बात और है कि मैं समझ नहीं पाया। मैंने उसे 50 का नोट थमाया। बदले में उसने कुछ नोटों के साथ छुट्टे भी वापस किए थे, जिन्हें बगैर गिने हुए मैंने अपनी जेब में डाल लिया था। लगभग 20 मिनट हो गए। उस वक्त तक ऐसी कोई गाड़ी वहां पर नहीं आई जो मेरे लिए थी। हाँ, 5 मिनट पहले वो लाल गाड़ी जरूर मेरे पास आकर खड़ी हुई थी, मगर वो भैया की गाड़ी नहीं थी। उसे मैं अच्छे से पहचानता था। ऊब कर मैंने दुकानदार से एक सिगरेट और मांगी, जलाई और जो ही होठों पर लगाया, गाड़ी का ड्राइवर धीरे धीरे चलता हुआ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर तक मेरी ओर देखने के बाद वो झुककर बोला, राज साहब आप हैं? उसके माथे से पसीना टपक रहा था। जी हाँ। मैंने हैरानी भरी नजरों से उसकी ओर देखा। उफ, कब से मैं आपको देख रहा हूं। माथे का पसीना पोंछते हुए उसने कहा, आप कौन? मैंने उसकी ओर पलटते हुए पूछा। मैं साहब का ड्राइवर हूं, उन्होंने आपको लाने के लिए भेजा है। ड्राइवर? मैंने हैरानी से गाड़ी की ओर देखा, मगर ये गाड़ी तो भैया की नहीं है। वो जोर से हंस पड़ा। मैं तो इस बात पर दिमाग ही नहीं दौड़ाया कि साहब ने बताया था जब से उन्होंने नई गाड़ी खरीदी थी आप यहां आए ही नहीं। खैर आइए। उसने बढ़कर कार का बायां दरवाजा खोल दिया। गाड़ी में एसी ठीक नहीं है क्या? क्यों, तुम पसीने से भीगे हुए हो? ओह, वो मेरे आशय को समझ गया। हो करके हंसते हुए बोला, अरे ऐसी बात नहीं है साहब, दरअसल बड़े साहब ने कहा कि जब अकेले हो तो एसी मत चलाया करो। क्यों? पेट्रोल ज्यादा लगता है ना। हो अच्छा। मैं मुस्कुरा पड़ा।